हाय गाइस, मैं हूं आयुषी। हर साल एलएलबी, एलएलएम, जुडिशरी और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रीएम्बल में अपीयर होने वाले कीवर्ड्स का समझना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैंने उन्हीं सब वर्ड्स को डिस्कस किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने एक मेमोराइजिंग टिप बनाया है आप लोगों के लिए टू रिमेंबर ऑल दीज कीवर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल में काफ़ी ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। वो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं नेचर ऑफ द स्टेट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट को, जो कि हैं ये। अब हम इन 9 वर्ड्स को डिटेल में समझेंगे थ्रू दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉवरेन। व्हाट इज मेंट बाय सॉवरेन? सॉवरेन मीन्स अ नेशन जहाँ पे कोई डिपेंडेंसी या डोमिनियन किसी और नेशन का एग्जिस्ट नहीं करता, एंड द स्टेट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट सिंस 26 नवंबर 1950, जब से ब्रिटिश रूल सीज हो गया था। एंड इंडिया हैज़ इट्स ओन टेरिटरी, its own people, its own leader, and its own citizenship. Sovereign state is free to conduct its own affairs in both internal and external form. Internal में कैसे affairs conduct होते हैं? In the form of laws, by making laws for the country and its citizens. External sovereignty exist करती है in the form की the state can एक्वायर एंड सीड अ पार्ट ऑफ टेरिटरी एंड कोई एक्सटर्नल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने देखा था बेरुबरी के केस में, जहाँ पे बेरुबरी यूनियन का एक पार्ट पाकिस्तान को दे दिया गया था बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बेयर इन माइंड कि इंडिया की मेंबरशिप with the Commonwealth nations and with the UNO does not affect the sovereignty of India। और इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया यूके या यूएस के कंट्रोल में है just because it is a member of these organizations। नेक्स्ट चलते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड हमारे प्रीएम्बल में नहीं एग्जिस्ट करता था पहले, बट इट इम्प्लाइडली एग्जिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। बाय द वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट वी इंसर्टेड द वर्ड सोशलिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोशलिज्म के फॉर्म्स देखें तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कलेक्टिवली ओन करते हैं। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। वेराज कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की बात करें जो चाइना में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन हो जाता है एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज अबॉलिश्ड। पर अगर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिससे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया है, उसके बाद की सिचुएशन देखें तो इंडिया में सोशलिज्म थोड़ा डाइल्यूट हो गया है। आगे चलते हैं, सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलर वर्ड भी हमारे प्रीएम्बल में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 में सिटीजन्स को पावर थी फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वर्ड इंसर्ट करा गया बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि इंडिया वैल्यूज ऑल द रिलीजन्स। क्योंकि इंडिया एक मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस नेशन है, सो it is very important for the state to be independent of any religion and should not have any religion of its own। इंडिया में सभी रिलीजन्स को सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलता है स्टेट से। अगर हम आज की सिचुएशन को देखें तो इतने सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस इंडिया में हो रहे हैं कि बाबरी मस्जिद केस आप देखेंगे या दादरी लिंचिंग केस देखेंगे तो उसके बाद से हमें ये फील होता है कि there is a lot of infiltration of communal elements in India, जहाँ पे हिंदुइज्म को बहुत प्रेफरेंस दी जा रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडिया। अब डेमोक्रेटिक वर्ड डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड्स से, जहाँ पे डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। इसको हम कलेक्टिवली देखें तो डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है 2 फॉर्म्स में, डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है स्विट्जरलैंड में, जहां पे लोगों से इंडिविजुअल वोट लिया जाता है बिल्स और एक्ट्स पे, एंड पीपल हैव डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मेकिंग ऑफ लॉज ऑफ द कंट्री। वेयरएज इनडायरेक्ट एग्जिस्ट करती है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है और यूएस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि है पीएम, ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड वो कैसे इलेक्ट होता है कि बाय द इलेक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी, जो हमारा पीएम बनता है, एंड हु एक्ट्स एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट चोजन फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी। वेयरएज अगर हम यूएस में देखेंगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है हु इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द मेंबर्स दैट आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। ही नीड नॉट बी अ पर्सन फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी। प्रेसिडेंट यहाँ पे होता है हेड ऑफ बोथ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट, एंड ही इज द प्रेसिडेंट इन यूएस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिज ओन मेंबर्स। अब लेजिस्लेचर की बात करें तो पीएम के पास पावर होती है लेजिस्लेचर कंट्रोल करने की, इन द फॉर्म की क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी का हेड होता है तो ही कैन एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर हिज ओन पार्टी। वेयरएज अगर हम यूएस की बात करें तो प्रेसिडेंट की पावर पे काफी चेक होता है फॉर मेकिंग लॉज। इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे 18 ईयर्स एंड प्लस लोग वोट कर सकते हैं। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं इंडिया में सो दैट सारी पावर किसी एक पर्सन में थ्रू आउट ना वेस्ट हो। फिर इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम किया जाता है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड देयर इज रूल ऑफ लॉ। आगे चलते हैं। रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। रिपब्लिक वर्ड को समझने के लिए हम देखते हैं लैटिन एक्सप्रेशन रेस पब्लिका विच मीन्स द पब्लिक थिंग। मोनार्की को अगर कंसिडर करते हैं वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है किंग या क्वीन, जो एक हेरिडिटरी पोजीशन है जो कि ब्रिटेन में एग्जिस्ट करती है। और रिपब्लिक स्टेट में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है फॉर अ फिक्स पीरियड, जैसे कि यूएस में होता है, इंडिया में होता है। इंडिया में प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 years एंड ही एक्ट्स एज द हेड ऑफ द स्टेट। इन अ रिपब्लिक स्टेट जो भी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है वो लोगों में होती है, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल में। एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, एंड जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सभी लोगों के लिए ओपन है एंड पीपल कैन कम्पीट विद ईच अदर टू होल्ड दीज ऑफिसेज। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। इसका सिग्निफिकेंस समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है वो दिन जब हमें ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिला था। और रिपब्लिक डे की बात करते हैं तो दैट इज द डे जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया था। अगर हम 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं, इट इज द डे जहां पे इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिला था पर इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट वाज किंग जॉर्ज 6 एंड देयर वाज मोनार्की। देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन एग्जिस्टेंस। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली ऑन 26 जनवरी 1950 और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन एंड इसी दिन से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट की। स्टेट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये स्टेट इंश्योर करती है थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन सभी फॉर्म्स को इंडिविजुअली देखते हैं तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, race, religion या sex. There should be absence of any privileges to any particular section of the society और backward classes और women की situation में improvement होना चाहिए। Economic justice की बात करते हैं तो state should ensure that economic factors के basis पे लोगों के बीच में discrimination ना हो and जो inequalities exist करती हैं wealth, income और property में उसको ज़्यादा से ज़्यादा eliminate किया जाए। State को political justice ensure करना चाहिए इन द फॉर्म की सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए। दे शुड हैव एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड दे शुड हैव इक्वल वॉइस बिफोर द गवर्नमेंट।
आगे चलते हैं, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है दैट देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। अब हमारे मेकर्स कहते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये लिबर्टी हमारी स्टेट इंश्योर करती है थ्रू फंडामेंटल राइट्स। जब हम एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई रिस्ट्रेंट ही ना हो एंड वी आर टोटली फ्री। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फोर्स करता है ताकि हमारी लिबर्टीज पे चेक रहे। अगर आप आर्टिकल 19 को देखेंगे तो आर्टिकल 19(1) में सारे फ्रीडम्स ले डाउन किए गए हैं, वेयरएज आर्टिकल 19(2) टू 19(6) में ये सिचुएशंस ले डाउन करी गई हैं कि कब स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। ये वर्ड लिबर्टी एक्सप्रेसली यूज किया गया है आर्टिकल 21 में, विच सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 का स्कोप काफ़ी वाइड है आफ्टर ऑल द प्रेसिडेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस, जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लिबर्टी को बहुत बहुत वाइड फॉर्म में देखा गया है एंड आज की फॉर्म में लिबर्टी एग्जिस्ट करती है इन वेरिड फॉर्म्स। इट इज़ नॉट जस्ट with respect to the freedoms but also with respect to the environment, social issues and many other things। आगे चलते हैं, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी सेक्शन को कोई स्पेशल प्रिविलेज ना हो और सबको एडुकेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट इंश्योर करती है कि हमारे सिटीजन्स को इक्वालिटी हो ऑफ स्टेटस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इन 3 फॉर्म्स में, सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविल इक्वालिटी की बात करें तो वो स्टेट इंश्योर करती है इन द फॉर्म कि हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और अनटचेबिलिटी और टाइटल जैसे कॉन्सेप्ट एब्रोगेट कर दिए जाएं। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो इंडिया में एडल्ट सफरेज के बेसिस पे इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं, जिसका मतलब है वो सारे सिटीजन्स जो 18+ हैं दे हैव अ राइट टू वोट एंड देयर राइट टू वोट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी इनएलिजिबिलिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो स्टेट शुड इंश्योर कि सभी लोगों के पास इक्वल राइट हो फॉर लाइवलीहुड एंड देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रीएम्बल में एग्जिस्ट करता है वो है फ्रेटर्निटी। अब state has to ensure fraternity. Now fraternity means that a sense of brotherhood should prevail amongst the people and they should feel that they are part of one nation. हमारे makers चाहते हैं कि state fraternity ensure करे in the form कि there should be dignity of individual and there should be unity and integrity of the nation. Dignity कैसे exist करेगी कि हर individual की पर्सनैलिटी को सेक्रेड रिकॉग्नाइज किया जाए और विमेन के रिलेशन में जो भी प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी हैं उनको रिनाउंस किया जाए। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की बात करें तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, विच मीन्स कि स्टेट्स अपने आप को इंडिया से सेपरेट नहीं कर सकती हैं। इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर एंड इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स। फ्रेटर्निटी अगर हम देखें तो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट नहीं है। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू कैनॉट एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री एंड it is the duty of every citizen of India to ensure harmony and to promote brotherhood। अब अगर हम इन 9 वर्ड्स को देखें तो हमें पूरे वीडियो में ये समझ में आता है कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया एक सोशलिस्टिक स्टेट है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया का अपना स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी जहाँ पे पावर इज़ वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट
एंड देयरफॉर मेकिंग इंडिया अ रिपब्लिक स्टेट। स्टेट का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ social, economic and political justice through fundamental rights and DPSP. All men in India should be free, there should be liberty, there should be equality जहाँ पे सभी लोगों को equal treatment मिलना चाहिए state से, and there should be fraternity जहाँ पे लोग brotherhood को promote करें instead of fighting with each other. अब इन 9 वर्ड्स को याद करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टिप बनाया है जो कि है सिंस द डेट ऑफ रिलीज जस्ट लेट एवरीवन फ्री। S3 का मतलब है सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्टिक स्टेट। D से डेमोक्रेसी, R से रिपब्लिक, J से जस्टिस, L से लिबर्टी, E से इक्वालिटी और F से फ्रेटर्निटी।